फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, आज हम करते हैं आदिकाल के प्रश्नोत्तर। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे आदिकाल संपूर्ण है उसका अध्ययन कर लिया है, जिसमें सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य पर सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। तो आज हम करेंगे उन्हीं से प्रश्नोत्तरी करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आदिकाल काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? ठीक है, सबसे पहले ये पूछा है कि आदिकाल काव्य के अंदर किस प्रवृत्ति का अभाव पूछा है। ठीक है, क्योंकि हमने सारी विशेषताएं इसके अंदर कर ली हैं, तो आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा राष्ट्रीय चेतना का। ठीक है, इसके अंदर राष्ट्रीय चेतना बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि सिद्धनाथ जैन का उद्देश्य सिर्फ अपना प्रचार प्रसार करना और राष्ट्रीय चेतना की तरफ इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। आगे चलते हैं। राहुल संकृत्यान के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। दूसरा प्रश्न है, राहुल के अनुसार ये पूछा है कि उनने प्रथम कवि है वो किसको मानना है? तो ये हो जाएगा सरहपा। ठीक है, आगे है, सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि हैं। सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि पूछा है कि कौन है? तो ये हो जाएंगे कन्हपा। और अगर नारी भोग में पूछा जाए तो वो हो जाएंगे लोईपा। ठीक है, ये तीन चार जो ये बता सिद्ध कवि हैं या जैन कवि, इनके अंदर विशेषताएं जो विशेष प्रकार की हैं, तो उनको हमें ध्यान के अंदर रखना है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा कन्हपा। आगे है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना सबसे अधिक हुई है? इम्पोर्टेंट है और नेट के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो इसका हो जाएगा जैन साहित्य, क्योंकि जैन साहित्य के अंदर बहुत सारी रचनाएं रची गई हैं। जो हमने अध्ययन किए वो तो प्रमुख रचनाकार है, लेकिन और भी जैन साहित्य के रचनाकार मिल जाएंगे। आगे है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना क्या है, अजमेर के शासन से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नरपति नालय बिसल देव। ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है? अजमेर से संबंधित है। सिद्धों ने किस भाषा का प्रयोग किया है? आगे क्वेश्चन है, सिद्धों ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो ये हो जाएगा संधा भाषा। ये मैंने बहुत बार कहा है कि इसके अंदर क्या है कि सब भाषा का अगर पूछा जाए किसी भी तरीके से तो संधा भाषा आ जाएगी। आगे है, बीसलदेव रासो में राजा बीसलदेव के साथ किसके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है? उसके अंदर राजमती आ जाएगा। ठीक है, बीसलदेव के अंदर कौन है नायिका? राजमती हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो मैंने वो ये बोला था आपको कि विद्यापति और पृथ्वीराज रासो और अमीर खुसरो, ये तीनों की रचनाएं हमारे काव्य के अंदर लगी हुई हैं। जो यूजीसी नेट है उसके अंदर लगी हुई है सिलेबस के अंदर, तो हमें वो है अच्छी तरह देखनी है। और मैंने सारे कंटेंट इनके वो मैंने इसके लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में डाले थे, तो आशा करती हूँ कि आपने वो चीज़ें लिख ली होंगी। आगे है, पृथ्वीराज रासो में हाथियों के दुर्बल होने का मुख्य कारण क्या है? तो वो हो जाएगा पाल काव्य ऋषि के विरह होने के कारण, क्योंकि हाथियों से कौन दूर हो गए थे? पाल काव्य ऋषि। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये ना पूरी डिटेल है पृथ्वीराज रासो की, मैंने एक दिन वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला था, तो आपको वो देख लेना है। क्योंकि विद्यापति, अमीर खुसरो, पृथ्वीराज रासो मैंने बहुत पहले इनकी वीडियो डालती और सारे के सारे इनके साथ में ही कंटेंट है एक साथ में, तो आप देख सकते हो। क्योंकि ये सारे क्या है यूनिट फर्स्ट के अंदर ही आते हैं, सेकंड के अंदर ही आते हैं। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? प्रसिद्ध कवि पूछा है और आदिकाल के अंतिम चरण के। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अमीर खुसरो। आगे है, पृथ्वीराज रासो में कुल समय या सर्ग हैं। ठीक है, या तो महाकाव्य के अंदर समय मिलेंगे या फिर क्या मिलेंगे? सर्ग मिलेंगे। तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग हैं और 68 प्रकार की क्या है छंद हैं। ये बातें आपको साथ में कनेक्ट करके ये ध्यान कर लेना है। आगे प्रश्न नंबर 12 है, रेवा तट पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा नहीं गया है अब तक। नागमती व्यूखंड है और ये रेवा तट है,
तो पूछा जा सकता है 27वां सर्ग हो जाएगा। सॉरी, ये तो पूछा जा चुका है, लेकिन नागमती वियोग खंड है वो नहीं पूछा गया कि कौन सा खंड है, तो वो 30वां हो जाएगा और ये हो जाएगा 27वां। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो ये हो जाएगा 27वां। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो ये कथन है और ये बताना है कि ये कथन किसका है और किसके बारे में है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बतानी है कि किसका कथन और किसके बारे में। ये क्वेश्चन बिल्कुल हमें ये लगता है कि इजी है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पे ये क्वेश्चन हमें इजी लगते हैं। ये ही क्वेश्चन है क्या है हमारे 1-1, 2-2 नंबर से क्या कर देते हैं, मिस हो जाते हैं मेन की वजह से। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से रिपीट करते रहोगे तो बार बार में हमें ध्यान भी रहते रहेंगे। तो आध्यात्मिक रंग के चस्के, ये लाइन हम बहुत बार क्या है पंक्ति है पूछी गई है कि किसके कहे हुए कथन है। तो ये हो जाएगा विद्यापति पदावली के बारे में है। ठीक है, और किसके कथन है, ये रामचंद्र शुक्ल के कथन है। इम्पोर्टेंट है, दोनों चीज़ें बता दी यहाँ पे। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12मासा पहले किस ग्रंथ में सबसे पहले मिलता है। इम्पोर्टेंट है, ये अभी पूछा गया है 2 साल पहले ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले 12मासा है वो बीसल देवरासो में प्रयोग किया गया है। बीसल देवरासो जो ग्रंथ है उसके अंदर सबसे पहले 12मासा लिखा गया था। किसके बेटा किसके बहू, तो अपने स्वार्थ ही सब साहू, ऐसे पंक्ति है ये। तो ये पंक्तियाँ पूछी गई है, ये है चरपट नाथ की। नाथ साहित्य के अंदर चरपट नाथ की ये पंक्तियाँ नेट के क्वेश्चन के अंदर भी आई हुई हैं। आगे 12 बरस ले कुकर जीवे, आगे को जीवे सियार, ये पंक्ति है, ये हो जाएगा जगनिक कवि की। ठीक है, ये पंक्ति है जगनिक कवि की परमाल रासो से। ठीक है, ये हो जाएगा परमाल रासो से। आगे क्वेश्चन है नंबर 17 है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन में स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई साहित्य है संबंध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कर लेते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन में स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। तो ये विचार किसके हैं ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल के बारे में। ये विचार हैं वो रामचंद्र शुक्ल के हैं और किसके बारे में है, सिद्धों और नाथों की रचनाओं के बारे में बोला है कि इनका संबंध है वो अनुभूतियों के साथ में और दशाओं के साथ में कोई संबंध नहीं है। इन्होंने क्या किया है कि इसके साहित्य को आदिकाल के अंदर नहीं माना है, तभी उन्होंने ये बताया कि ये साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। तो ये कथन किसका हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। तो ये हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी के अंदर पूछा है पहली पुस्तक कौन सी है, वो भी गद्य की वर्ण रत्नाकर हो जाएगा। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। इम्पोर्टेंट है क्योंकि कबीर और खुसरो का दोनों का साथ में तुलना करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान है वो बोलचाल की भाषा की ओर देखता है। ये कथन किसका हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख सुखी के द्वारा किया जाता है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। और किसने कहा है सुख सुखी कविता, कवि किस कवि ने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। था पृथ्वीराज रासो को सर्वथा प्रमाणिक मानने वाले इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये पूछा है कि पृथ्वीराज रासो को सबसे ज़्यादा प्रमाणिक मानने वाले कवि कौन से हैं, तो मोहनलाल विष्णुलाल पांडे हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रमाणिक पूछ लेते हैं और अप्रमाणिक भी पूछ लिया जाता है। मैंने जो पृथ्वीराज रासो की वीडियो डाली है उसके अंदर प्रमाणिक और अप्रमाणिक की ट्रिक बताई है, आशा करती हूँ कि आपने वो देख ली होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच बिड़ाल में शामिल है, कौन से तत्व हैं, तो आलस्य, हिंसा और चिकित्सा। और भी हैं लेकिन ये मुख्य तौर पर परीक्षा के अंदर पूछे गए तभी मैंने इसके क्या है उत्तर के अंदर डाले हैं। तो ये हो जाएगा आलस्य, हिंसा और चिकित्सा। इसके अंदर ऑप्शन में एक दिया था अहंकार, तो अहंकार इसके अंदर पंचबिड़ाल में शामिल नहीं होगा।
द्रव्य स्वभाव प्रकाश, इसका दब स्वभाव प्यास। ठीक है, ये संस्कृत का नाम है इनका। तो इन्होंने ये पूछा है कि इसको साहित्य की प्रकृति में किसने क्या किया था, इसको रूपांतरण किया था या अनुवाद किया था, वो किसने किया था, माइयल धवन ने। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये पुस्तक मैंने पढ़ाई है आपको पीछे वीडियो के अंदर, तो आपको बताना है ये किस कवि की रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका रूपांतरण किसने किया था, माइयल धवन ने। ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन और नेट के अंदर आया भी है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। तो ये पंक्तियां हैं रामचंद्र शुक्ल की हो जाएंगी। ठीक है, खुसरो का लक्ष्य बोला है कि जनता का मनोरंजन था और कबीर का क्या था, धर्मोपदेश करना था। ठीक है, दोनों का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि दोनों का क्वेश्चन है, कबीर का और खुसरो का तुलना के तौर पर ये पूछा जाता है कि कबीर का क्या उद्देश्य था साहित्य की रचना करने का, और अमीर खुसरो की साहित्य करने की रचना करने का क्या उद्देश्य था। तो इन खुसरो के बोला है इन्होंने, तो ये था जनता का मनोरंजन करना। ठीक है, और कबीर का हो जाएगा धर्म का उपदेश देना। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी पर सामासिक संस्कृति का दायित्व। ये वाली चीज़ें क्या बोला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है, हिंदी पर सामासिक संस्कृति का दायित्व ये पूछा है कि किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है, तो ये हो जाएगा 351 के अंदर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, कौन सी भाषा है ये पूछिए है कि भाषा की 8वीं अनुसूची में है, तो ये हो जाएगा नेपाली। आगे है, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। तो ये पंक्तियाँ आई हुई है और यूजीसी नेट के अंदर भी ये पूछी गई हैं। ये पंक्तियाँ हैं नामदेव की। ठीक है, ये किसकी है, नामदेव की। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों आज के, और सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि मैंने सारी पहली यूनिट है वो कंप्लीट करवा दी है। और दूसरी यूनिट के अंदर हम लगे हुए हैं, जिसमें से भाषा का टॉपिक यूनिट है वो हमारा हो चुका है पहला यूनिट, और दूसरी यूनिट के अंदर लगे हुए हैं जिसमें हमने आदिकाल है वो कर लिया है, और आदिकाल की प्रश्नोत्तरी हमने ये क्या है कंप्लीट की है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।